मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ और परवीन बॉबी से शादी करना चाहता हूँ। वाह मेमोरी बहुत शार्प है। जी। आपने कहा कि भाई ये वाइट क्लास बहुत बढ़िया है, तो उनको 6 महीने बाद भी याद होगा कि वाइट क्लास बहुत बढ़िया था। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स ले रहे हैं उनको सिर्फ केबीसी देखना चाहिए। जो फिल्म के पोस्टर देखने के लिए हर फ्राइडे को सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा होता था। इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी फिर अपने पैर में मारी ओटीटी को लाकर। फैशन पहले बॉलीवुड देता था, कोई वॉर रुकवा सकता है? एक इंडियन के द्वारा वार रुकवाई गई थी, ये बात सच है। दहशतगर्द थे, वो खुद अमिताभ बच्चन के फैन थे। तो बच्चन साहब पूछ रहे हैं किसने बुलाया? महामहिम जी ने। हेलो एंड वेलकम टू द मिशेल डेविड शो। आज हमारे साथ है अ ट्रूली टैलेंटेड आर्टिस्ट, परफॉर्मर एंड सिंगर एंड वेल नोन एज स्टेज का बच्चन। यस, यू गॉट दैट राइट, मिस्टर विनीत चौधरी। वेलकम टू द शो मिस्टर विनीत चौधरी। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू। सो विनीत, जब आप स्टेज पर होते हैं कभी आपको कुछ नर्वसनेस होती है या आप जब स्टेज पे होते हो पूरे बच्चन मोड में आ जाते हैं? नर्वसनेस तो नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो आपने बोला बच्चन मोड, तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हो गई वो जी। तो नर्वसनेस तो कोई नहीं कभी महसूस हुई मुझे। पहले कभी हो सकता होगा, लेकिन हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई बात है नहीं। नर्वस में फील नहीं करता, So you're हमेशा full on बच्चनिज्म बच्चन। रेडी रहता है। डेफिनेटली। That is so wonderful. या Since आप बच्चन साहब के इतने बड़े फैन हैं, फॉलोअर हैं, so what trait would you like to basically follow of his? देखिए, बच्चन साहब का फैन तो दुनिया है। जी। उनको फॉलो करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक किसी भी आदमी के लिए एक एसेट है। और अगर बच्चन साहब को फॉलो करना है तो उनकी एक बात को नहीं, उनके लिए इसमें बहुत सारी क्वालिटीज है उनके अंदर, एक क्वालिटी तो है नहीं। जी। उनकी पंचुअलिटी, उनका डिसिप्लिन, उनकी एक्टिंग, और सबसे बड़ी बात है जब बच्चन साहब बात करते हैं ना, जी। तो आपको कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स सब अपने आप मिल जाते हैं। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बढ़ना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, तो वो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो मैंने नोट किया बहुत पहले। जब उनको जी। बातचीत के तरीके को मैंने देखा, जैसे वो बात करते हैं, तो वो पूरा अपने आप में एक ग्रामर की बुक है, एक इंस्टीट्यूशन है। जी। तो कभी भी आपको महसूस नहीं होगा कि मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा लैंग्वेज के लिए। आप बच्चन साहब को देखिए, अभी जितने भी लोग देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, तो आपको भी शायद अगर देखा हो आपने कभी, जी, बिल्कुल। तो आपको भी फुल स्टॉप और कॉमा का मतलब फर्क समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, मैं गलत तो absolutely. नहीं कह रहा? बिल्कुल, बिल्कुल, I तो agree. जी, ये बहुत बड़ी बात है उनमें, और ये चीज तो हर एक आदमी को अपने आप में उतारनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स ले रहे हैं उनको सिर्फ केबीसी देखना चाहिए। तो कैसे अपने आप को ड्रेसअप करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वो बच्चन साहब तो इस चीज की एक बहुत बड़ी खान है। इनफैक्ट आप उनको पर्सनली भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, काफी टाइम स्पेंड किया मेरी है। जिंदगी का जो सबसे बड़ा और अच्छा अध्याय है वो यही जी। है कि उनको तो दुनिया जानती है, मुझे उनको करीब से जानने का जी। मौका मिला, वो मुझे पहचानते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। जी। कुछ ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहें? दूसरा, मैं एक बात और बताऊंगा, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। जी। आप उनसे बात करिए, आप आज अगर कुछ बात करेंगे, आपने कहा कि भाई ये वाइट क्लास बहुत बढ़िया है, तो उनको 6 महीने बाद भी याद होगा कि वाइट क्लास बहुत बढ़िया था। आई सी, दैट्स सो हाँ, वंडरफुल। और तभी तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स वो ऐसे बोल जाते हैं जी। कि दूसरा आदमी सोचता रह जाए। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये उनका कॉन्फिडेंस है कि आज वो कोई भी चीज मतलब को बोलने में इतने सक्षम है, उसको एक्ट करने में, या इनकी मेमोरी बहुत तेज है। ये बहुत बड़ी बात है इसके पीछे। सो विनीत, आपको लोग प्यार से स्टेज का बच्चन बुलाते हैं, आपको कैसा लगता है? प्यार से दी हुई तो हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है। जी। ये लोगों का प्यार है, जब आप स्टेज पे होते हैं तो प्यार से कही वो चीज तो बहुत ही अच्छी है। जो तालियां मिलती हैं, जो आशीर्वाद मिलता है, जो ये एक लाइन नाम के साथ जुड़ गई है, और साथ में बच्चन साहब का आशीर्वाद इसमें समाहित है, तो जी। डेफिनेटली वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक मेरे खुद के लिए वो इंस्पिरेशन है, जी। तो बहुत अच्छा लगता है। स्टेज का बच्चन, स्टेज का बच्चन। बल्कि नाम से पहले लोग बोलते हैं स्टेज का बच्चन विनीत चौधरी, तो डेफिनेटली इट्स वेरी fascinating and very inspiring and very respectful for me. I love this thing. राइट। And even बच्चन साहब का जो आशीर्वाद है वो उसमें जी। जुड़ा है, तो मेरे लिए सोनों वो की किसी भी सुहागा। अमृत से कम नहीं है। एब्सोल्युटली। सो दीवार का विजय या रवि,
कौन सा आपकी रियल लाइफ को मैच करता है? ये सवाल कुछ सीधा नहीं है और आसान भी बहुत है। आसान इसलिए है कि जब मैं बात कर रहा हूँ और मेरे से आप बात कर रहे हैं तो जी, डेफिनेटली मेरा जवाब होगा विजय। जी, बचपन से लेके आज तक विजय नाम मैं सबसे ज्यादा सुनता रहा हूँ बच्चन साहब की मूवीज में। इवन मैं तो अपने घर में अपनी मदर से भी कहता रहा कि मेरा नाम विजय क्यों नहीं रखा था। तो वो तो राइट, हमेशा विजय ही होगा। और विजय का मतलब जो है वो ऐसा है कि भाई हर चीज में आपको विजय, हर चीज में आप जी, विनर हैं। तो डेफिनेटली हर आदमी विनर होना ही पसंद करता है, तो मैं भी विनर होना ही पसंद करूंगा। तो इसलिए बिल्कुल। विजय मुझे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है हमेशा से ही। सो काफी डिस्कस होता है ये ओल्ड बॉलीवुड, न्यू बॉलीवुड। सो आपके हिसाब से व्हाट डू यू प्रेफर, ओल्ड बॉलीवुड और न्यू बॉलीवुड? बॉलीवुड नाम आया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आया है वो गोल्डन एरा का रहा है इंडस्ट्री जी, पर। और वो एरा जब हम बहुत छोटे थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप भी मौजूद हैं, आप भी हैं, आप जी, लोग हैं और सभी देखने वाले भी हैं। तो जब हम छोटे थे, हम निकलते थे, तो मुझे अपने घर के बाहर जब मैं जाता था तो मैं लोगों को एक जैसा हेयर स्टाइल लगता था। जी, तो सभी बच्चन साहब की तरह हेयर स्टाइल लगते थे। अगर मैं कपड़े पहनने का सलीका लोगों का देखूं तो वो भी लगभग वैसा ही था। जी, सिनेमा हॉल के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ होती थी। जो पोस्टर देखने वाले लोग थे वो भी बेइंतहा थे, बहुत ज्यादा थे। जी, मैं भी उनमें से एक रहा हूँ जो फिल्म के पोस्टर देखने के लिए हर फ्राइडे को सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा होता था। आज तो वो ट्रेंड आ गया कि सिनेमा हॉल के बाहर पोस्टर भी नहीं होते। जी, तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट था वो तो पुराने बॉलीवुड का ही था। जो उसमें डायलॉग्स थे, लोग आज भी पुराने डायलॉग्स क्यों याद करते हैं, क्यों जी, डायलॉग्स को बोलते हैं। आज तो कोई डायलॉग ऐसा है ही नहीं जो आपको याद हो। जी, गाना आप सुनिए, सिनेमा हॉल के बाहर आते हैं, एक भी गाना आपको याद नहीं होता। जी, आप खुद बताइए, ईमानदारी से बोलिए, आपको याद रहा जो लास्ट फिल्म आपने देखी थी उसमें कौन सा गाना बहुत अच्छा था? आपको याद नहीं होगा। जी, लेकिन आपको ये याद होगा कि मुगले आजम में कौन सा गाना था, जी, या बॉबी फिल्म में कौन सा गाना था, या ऋषि कपूर ने फला स्टेप कैसे लिया था, जी, वो कैसे थे, संजय दत्त की सड़क फिल्म में कौन से गाने थे, ये आपको जी, याद होंगे। अमिताभ बच्चन के कौन से हिट सॉन्ग्स हैं, लगभग लोगों को सभी को याद है। जी, लेकिन आपके लिए ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आज किस एक्टर की कौन सी मूवी आई थी जी, और उसमें कौन सा गाना था या कौन सा डायलॉग था या क्या उनके स्टाइल थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, ये मीडियम अपनी पावर को खो रहा है। तो जो इसकी ट्रू पावर थी वो आज कहीं ना फेड आउट हो रही है। जी। तो जरूरी है, इनको भी सोचना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री भी इसके ऊपर सोच रही है कैसे उसको रिगेन किया जाए। तो ये एक बड़ा सवाल है। इनफैक्ट हम कभी भी जैसे घर में बैठकर या फ्रेंड्स के बीच में बैठ के अंताक्षरी खेलते हैं, तो नए गाने ऑनेस्टली जी, याद ही नहीं आते हमें। बिल्कुल आपने सही कहा। गाने वो याद होते हैं जो हमारे जन्म से जी, पहले के हैं। जी, और मेरे साथ तो ऐसा बहुत कुछ है, मुझे बड़ी पुरानी पुरानी चीजें याद है, पुराने पुराने डायलॉग्स है, पुरानी पुरानी फिल्मों के गाने हैं। इनफैक्ट सभी के साथ है, स्कूल में जब बैठ के जी, अंताक्षरी करते हैं, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। तो वही गाने याद आते हैं जो आपने उस एरा में सुने थे। जी, आपको इस एरा के तो कोई गाने ही याद नहीं है, कोई डायलॉग्स होते ही नहीं है ऐसे। मतलब फिल्म क्या बन रही है ये समझ में ही नहीं आ रहा। जी, और इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी फिर अपने पैर में मारी ओटीटी को लाकर। जी, मुझे नहीं लगता है कि सिनेमा ओटीटी पे वो मजा देगा आपको। सिनेमा सिनेमा है, जब तक वो सिल्वर स्क्रीन पे नहीं आएगा बिल्कुल। तो उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। आई सो एग्री विथ यू। और वो इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में स्टाइल्स को चेंज होते हुए देखा है। मैं जब बचपन में था तो सभी के सभी मुझे अमिताभ बच्चन दिखते थे। जी, व्हेन आई वेंट टू कॉलेज तो मुझे लगभग सभी संजय दत्त दिखते थे। जी, वो एरा के अंदर लोगों ने अपने आप को तब्दील कर लिया, वैसा ही बनाया। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टाइल चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी फैशन नहीं रहा। फैशन पहले बॉलीवुड देता था। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी मूवी रिलीज होती थी, चाहे बॉबी हो, चाहे कोई भी जी, मूवी हो, तो उसी हिसाब से लोग तैयार होना शुरू हो जाते थे। जी, दैट वाज ये रियल फैशन। ये बहुत, ये पैशन और सिनेमा जी, जो है ना मिले जुले हैं जी, आपस में, एक दूसरे के पूरक हैं ये। जी, एक दूसरे की तस्वीर के दो पहलू हैं। लेकिन अगर इनको आप ये ओल्ड और न्यू की जब बात करते हैं तो इसलिए न्यू मीडियम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, जी, इम्पैक्टफुल नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता। आप जब मूवीज की बात करते हैं आज भी कहते हैं कि बेस्ट फिल्म सिनेमा की या सिनेमा हिस्ट्री की शोले रही है।
और यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो कल 12 दिसंबर था और वो री रिलीज हुई है। जी और आज भी आप देखिए 1500 सिनेमा में ऑल ओवर इंडिया वो रिलीज हुई है। तो ये इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है? एब्सोल्युटली वो 50 साल वाली वाली फिल्में, वो एरा का ही इम्पैक्ट है। ये उसी वो एरा आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी पावर को खो रहा है, जी। ये मैं कहना चाहूंगा। सो मैंने लास्ट टाइम आपका इवेंट अटेंड किया था ए फॉर अमिताभ, व्हिच आई धन्यवाद। thoroughly enjoyed. So थैंक what is the magic all about Kishore Kumar? यू। या इट्स अ कंबाइंड मैजिक ऑफ अमिताभ बच्चन एंड किशोर कुमार। Right. किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन की आवाज। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने दें। जी और उनकी आवाज का इम्पैक्ट तो इतना जबरदस्त है कि आज भी अगर आप एफएम खोलेंगे जी तो सबसे ज्यादा जो सॉन्ग्स आते हैं किशोर कुमार के आते हैं। जी तो ये हम सब के लिए एक प्राइड है, ऑनर की बात है, हम सब उनके फैन रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी एक मूवी आई है सैयारा, जी उसका बड़ा ये गाना हिट हुआ है। मुझे नहीं पता वो गाना किसने गाया था, लेकिन जो उसका एआई वर्जन आया है, वो ज्यादा हिट हुए, किशोर कुमार वाला, ट्रेंडिंग में चला तो गया। वो ट्रेंडिंग है और इतना अच्छा है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। जी मैंने एक फ्रेंड को भेजा, तो उन्होंने फोन करके बोला कि तुमने बड़ा अच्छा गाया है। तो मैंने कहा भाई ये किशोर कुमार का एआई वर्जन है, और उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त चल रहा है, आपने खुद उस बात पे स्टैंप लगाई है। जी तो यही मेरा जवाब है कि किशोर कुमार हर एरा में रिलेवेंट रहेंगे और उतने ही सुने जाएंगे जितने पीछे सुने जाते रहे हैं। मैजिकल रहेंगे। मैजिकल हमेशा रहेगा, वो जादू बरकरार रहेगा। वो एक लीडल कॉम्बिनेशन था जो कि आर डी बर्मन साहब ने इन्वेंट किया था, एब्सोल्युटली। और उन्होंने इस बात को सोचा था कि किशोर कुमार की आवाज बच्चन साहब के लिए बेस्ट सूटेड रहेगी। तो तब से ये चलता आ रहा है, मैजिक ये हमेशा चलेगा। वेल जब मैं गाड़ी में जा रही थी आपके इवेंट के लिए, सो मेरे जहन में यही बार बार सवाल उठ रहा था कि व्हाट इज ए फॉर अमिताभ, ये व्हाट इज दिस इवेंट और कैसे ये शुरू हुआ। सो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी। देखिए बच्चन साहब इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े सुपरस्टार, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम उनको कहा जाता रहा है। हम तो बचपन से, जब से होश संभाला था, बच्चन साहब को देखते देखते बड़े हो गए। जी तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में वो चीज रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। और मैं शुरू से ये चीज सोचा करता था, इनको ट्रिब्यूट कैसे दे सकते हैं हम। जी तो मैंने ये, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी सोचा और कल से उसको शुरू कर दिया। आई थिंक मोर देन 2 years आई वॉज थिंकिंग ऑन इट कि कैसे किया जाए, क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस इंसान ने फिल्मों की दिशा और दशा बदल दी, जी क्योंकि उससे पहले जो फिल्में बना करती थी वो कुछ और थी, उसमें भी एक अनरियल सा रोमांस आ रहा था। तो जो उस एरा का जो गुस्सा था यूथ का, वो कहाँ था? वो नहीं था, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था स्टोरीज में। और वो जो कैरेक्टर था वो एकदम रियल था। वो रियल कैरेक्टर जब आ रहा है तो उसके लिए कोई ऐसी चीज, ऐसा नाम होना चाहिए था जो बड़ा अप्रोप्रिएट हो उसके जी लिए। तब मुझे लगता था कि एक नई परिभाषा जिस इंसान ने इस सिनेमा को दी है, वो पहचान हिंदुस्तान से अधिक आज विश्व की जो जनसंख्या है उसके ऊपर उसका प्रभाव है, जी पूरी दुनिया में उसका प्रभाव है। तो मुझे लगा एक नई परिभाषा दी है तो उसका नाम ए फॉर अमिताभ होना चाहिए। हम जी ए फॉर एप्पल और ए फॉर बी फॉर बॉय कुछ भी हम सुनते आ रहे थे, तो मुझे लगा ये तो ये नई परिभाषा तो यही है कि हमने जो सीखा है, जो किताबों में पढ़ा था, उससे कहीं जा तो इनसे हमने सीखा है। तो तब मुझे लगा, शायद 2 साल से ज्यादा मुझे लगे थे सोचते सोचते वो क्या नाम होगा, लेकिन जी बहुत जल्दी ये नाम मेरे जहन में आ गया था। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उसको स्टेज तक लाने के लिए बड़ा सोचा, तभी फाइनल किया ये नाम ही होगा। और आज लगभग मोर देन 10 years के 14 13 14 साल हो गए हैं उस नाम को तैयार हुए, और वो चल रहा है। और मैं सोचता हूँ और चाहता हूँ ऊपर वाले की दुआ रहे कि हमेशा हमेशा ये नाम चलता रहे। सो हम सब विनीत अलग अलग तरीके से टफ सिचुएशन से गुजरते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई है जो आपकी लाइफ में सबसे टफेस्ट थी? हाँ, एक सिचुएशन ऐसी आई है कि मुझे लगता था कि उस सिचुएशन के बाद आगे चल पाना बड़ा डिफिकल्ट होगा, जी लेकिन उस इंसिडेंट को भी आज कई साल हो गए, उसने उल्टा मुझे और स्ट्रांग बनाया। जी मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि मेरा डिवोर्स हुआ, उसके बाद जब अपने बच्चों से बिछड़ने का जो वो
एक ख्याल होता है, जो ख्याल भी बड़ा सोचना भी डिफिकल्ट होता है, जब वो रियलिटी में आता है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो चीज़ मैंने झेली है, और अब तो खैर उस समय को काफ़ी समय हो गया है, तो वो निकल चुका है अब तो। सो मुझे लगता है अपने बच्चों से बिछड़ना सबसे टफेस्ट सिचुएशन होती है लाइफ में, एक हुँ। फैमिली का टूटना। सो आपने इस सब चीज़ को कैसे हैंडल किया? कैसे आप उभरे उस चीज़ से? उसे उभरने का सबसे सोचा नहीं था कि वो तरीका ए फॉर अमिताभ होगा। जी, उसी दौरान ए फॉर अमिताभ मेरे ज़हन में आया, मेरा पूरा दिमाग उस ओर गया, जी, और अगर मैं उससे निकल पाया तो उसका रीज़न भी ए फॉर अमिताभ ही है। जी। सो आई वुड से दैट अमिताभ साहब, या बच्चन साहब इज़ वन ऑफ द डेफ़िनिटली, हीरो फॉर यू। डेफ़िनिटली, नो डाउट। तो आपकी जो जर्नी है फ्रॉम ए फॉर अमिताभ टू स्टेज का बच्चन, उसमें कितनी मेहनत और सैक्रिफाइस आपकी छुपी है? मुझे नहीं लगता कि अब कोई मेहनत मैं इसके लिए करता भी हूँ। जी, वो तो ऐसा होता है कि जैसे आपकी सेकंड स्किन बन गई है। जी, और स्टेज का वचन डेफ़िनिटली थोड़ा समय लगा, लोगों ने स्टेज का वचन बोलना शुरू करा, जी, जानना शुरू करा, अब लोग बोलते हैं। तो डेफ़िनिटली मेरी लाइफ़ के जो उतार-चढ़ाव थे, वो चेंजेस लाने के लिए ए फॉर अमिताभ जितनी बड़ी स्ट्रेंथ दे रहा था, जी, स्टेज का वचन ने उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूती, उससे भी कहीं ज़्यादा सुकून और खुशी दी। और अच्छा लगता है फिर वो, और मेरे को अपनी, आपने ही आज कुछ पूछा कि ऐसा कौन-सा चैप्टर था तो मैं याद करके बोल पाया। अदरवाइज़ मेरे लिए अब कोई ऐसा घड़ियाँ मेरे पास नहीं मौजूद अब मेरे जी। अंदर अब। सो जैसा कि आपने मुझे बताया कि दीवार आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म है, सो उसका कौन-सा ऐसा डायलॉग है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, आपने दीवार फ़िल्म देखी है? मैं जी, पूछूँ आपसे पहले? जी, बिल्कुल देखिए। देखिए, तो ऐसा कितने डायलॉग्स हैं, सभी आपको नज़र आ जाते हैं। उस फ़िल्म में एक डायलॉग नहीं है, बहुत सारे जी, इंसिडेंट्स आते हैं। बल्कि एक डायलॉग तो ऐसा है जहाँ बच्चन साहब का वो डायलॉग नहीं है, वो खड़े हुए हैं, और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है 2 भाइयों की, और निरपा राय बीच में आके जी, बोलती हैं, तो वो कुछ पेपर है और बच्चन साहब उसको फाड़ रहे हैं। तो वो इतना इम्पैक्टफुल है जब उस फ़िल्म को देखते हैं, कि मैं देखता हूँ कि एक ऐसा एक्टर है कि एक्टिंग कर रहा है, और उसके बाद डायलॉग नहीं है, लेकिन उसका जो एक्ट है, बिना डायलॉग के ही वो लोगों के दिल में उतर रहा है, आँखों में आँसू लेके आता है। तो किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी जीत है। जी, और दूसरा, डायलॉग की अगर बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ऐसा कोई डायलॉग आज तक बना नहीं है, आज खुश तो बहुत होगे तुम। बिल्कुल। तो वो जो डायलॉग है उसमें बहुत पावर है, इमोशंस हैं। तो मेरा वो फ़ेवरेट डायलॉग वही है, आज खुश तो बहुत होगे तुम। जी, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत डायलॉग है इस मूवी में, तो आपको याद होगा कि मेरे पास माँ है वाला जो डायलॉग है, मेरे पास पैसा है, बंगला है, वो डायलॉग है। और जहाँ पर बच्चन साहब बोलते हैं कि जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। तो उसका एक इम्पैक्ट है, वो स्टोरी ऐसी है कि बिल्कुल आपको अपने साथ जोड़ लेती है। और एक-एक डायलॉग, जी, ये सब बॉलीवुड की पावर, या बॉलीवुड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसी मूवीज़ ने ही काम करा है, जब लोग आज भी याद करते हैं कि पीटर अब ये चाबी मैं तेरी जेब से निकालूँगा। बिल्कुल, तो क्यों, मतलब याद कर रहे हैं कि वो एक्ट ऐसा था, या रोल ऐसा था, या उन्होंने ऐसा किया था कि लोगों के ज़हन में उतर गया वो। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो भुलाई जा सके बच्चन साहब की। और डायलॉग तो बताया, आज खुश तो बहुत होगे तुम। 3.5 मिनट का डायलॉग जी, आपको लगातार बोलना है, और उस डायलॉग में कोई कट्स नहीं थे। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ, इसका ट्रिविया आपको बता सकूँ, जी, तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। जब बच्चन साहब इस फ़िल्म को शूट करने के लिए सेट पर पहुँचे थे, तो वो बड़े टाइम के पाबंद हैं, सुबह 8 बजे सेट पर आ गए थे। लेकिन उन्होंने यश चोपड़ा जी को बोला कि मैं ये सीन अभी शूट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो बोले ठीक है कि आप टाइम, हाँ, मैं टाइम लूँगा। वो अपने रूम में गए, अंदर से लॉक कर लिया, और पूरा दिन रूम में बैठे रहे। ना कुछ खाया, ना पिया। लगभग 8 घंटे 8 या द 10 घंटे हो गए थे। जब उन्होंने दरवाज़ा खोल के बाहर निकले, तो देखा यूनिट के सभी लोग सेट पर सो चुके थे। तो उन्होंने यश चोपड़ा जी को जगाया कि मैं तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने एक चीज़ की डिमांड करी कि जब मैं ये डायलॉग बोलूँगा, तो मैं इसकी डबिंग नहीं करूँगा। पहले क्या होता था कि आजकल तो हम डायरेक्ट, अभी भी जैसा हम कर रहे हैं, मैं जो बोल जी, रहा हूँ लगातार जा रहा है और वो आपके पास रिकॉर्ड हो रहा है। जी, लेकिन पहले एक्ट अलग होता था और बाद में डबिंग होती थी, आपने सुना होगा। जी, जी, तो उन्होंने ये यश चोपड़ा जी को बोल दिया था कि मैं जो इमोशंस यहाँ पे दे रहा हूँ, वो इतना डिफ़िकल्ट है कि शायद वो मैं अपने अंदर ना ला पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे जो मैं बोलूँगा, वो यहीं के यहीं शूट हो, ये और वही डबिंग होगी। तो आप देखेंगे कि उस सीन में कुछ साउंड का डिफरेंस आता है,
कुछ एक दो चीजें की उठक पटक की भी आवाज आ रही है पीछे से, जी लेकिन वो एज इट इज लिया गया था और वो उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था। वन शॉट में वो इतना लंबा डायलॉग उन्होंने बोला था और वन शॉट में ही वो ओके हुआ था और पूरी यूनिट ने तालियां बजाई कि क्या ये सीन हुआ है। तो वो लीजेंड की पहचान है कि वो इतने बड़े बड़े काम बड़े आसानी से करता है, भले ही उसके ऊपर टाइम लगता है, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ है, इसलिए वो सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम कहलाए जाते हैं। सो आपको कभी ऐसा कोई चांस मिले, सो कौन सा रोल आप करना पसंद करेंगे किसी भी मूवी का, अमिताभ साहब का? देखिए, ये तो हर किसी का ड्रीम होगा कि जी अगर आपको मिल जाए। जी सपनों की बातें कर रहे हैं तो दीवार ही सपने अपने आप में सबसे बड़ा एक उदाहरण है। इवन आप शोले का रोल देखिए, बच्चन जी साहब का जो है, शोले फिल्म जब बन रही थी तो शायद किसी ने भी सोचा था कि इस फिल्म से जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो उन दो कलाकारों को होगा जो जिनसे लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जी तो सबसे बड़ा नाम जो निकल के आ रहा था वो गब्बर सिंह और जय आए निकल के, जी अमिताभ बच्चन और अमजद खान। अमजद खान के लिए तो यहाँ तक कहा जाता था कि उनको कुछ दिन एक्ट करने के बाद लगा था कि यार ये फिट नहीं है, इनकी आवाज फिट नहीं आ रही है। लेकिन आप सिनेमा के पर्दे पर जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अमजद खान का खौफ जी इतना भयानक था जब वो बोलते हैं कि यहाँ से 20 कोस दूर तक जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। बिल्कुल वो उस बात को सच साबित करते हैं और अपने ये एक्ट सच से। भी है जी, एक्चुअली। हाँ ये सच है, मेरे मेरे लिए भी सच रहा है जी ये। इनफैक्ट अभी मतलब उस टाइम पे पेरेंट्स एक्चुअली बोलते थे बोलते कि थे जल्दी सो जाए नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर आ जाएगा, नहीं फैक्ट है ये बात। तो ये यही मेरा जवाब है इस पर। तो शोले है, दीवार है, मेरे को अंधा कानून का उनका काम बड़ा पसंद आता है। इवन सिलसिला मेरे दिल के बड़े करीब है, फिल्म मुझे बहुत पसंद है, सिलसिला मूवी जी बहुत ही ज्यादा पसंद है। डायलॉग्स डायलॉग्स की बात करूं तो कभी कभी फिल्म के डायलॉग्स इतने इम्पैक्टफुल हैं, सभी के सभी। तो जो बच्चन साहब बोलते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की छांव में गुजरना पाती तो शायद अब हो भी सकती थी। बहुत ही खूबसूरत डायलॉग हैं, उनके सभी डायलॉग अच्छे हैं। वेल आपके हिसाब से कोई वॉर रुकवा सकता है? हाँ जी, ये फ्रेज आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, मुझे बड़ी हंसी आती जी है, पापा ने वार रुकवा दी। जी जी बिल्कुल बहुत ट्रेंडिंग चल बड़ा रहा ट्रेंडिंग चला है, है। लेकिन अब हंस रहे हो और मैं भी हंस रहा हूँ, हमारे सामने भी लोग बैठे हुए हंस ही रहे हैं। जी तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जब खुदा गवाह फिल्म बन रही थी और वो दौर था 1990 के आसपास का, 91 के आसपास का, उस टाइम अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी। बहुत भयानक दौर से अफगानिस्तान गुजर रहा था, गोली बम बारूदों की आवाज वहां पे आना आम था, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, काम धंधे सब ठप पड़े थे। तो ऐसे में सोचा गया कि अफगानिस्तान में फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग की जाएगी। बड़ा ही डिफिकल्ट था, चलिए गवर्नमेंट्स ने परमिशन दे दी। तो तब ऐसे में रिक्वेस्ट की गई अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट से, जी जिनकी की स्कूलिंग जो है दिल्ली से ही हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। जी वो खुद अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे, उनकी बेटी अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन थी। तो जब उनको मालूम पड़ा कि बच्चन साहब आ रहे हैं और हमें इन फिल्म को शूट करने के लिए परमिशन देनी है, दे रहे हैं, तो फिल्म शूट कैसे होगी वॉर के बीच में। तो अमिताभ बच्चन के बिहाफ पे ये अनाउंसमेंट की गई, अपील की गई दहशतगर्दों से कि अमिताभ बच्चन की एक बहुत अच्छी फिल्म अफगानिस्तान में शूट होने जा रही है, जी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ दिनों के लिए आप अपनी बंदूक रख दीजिए। तो आप यकीन मानिए, वो फिल्म का जितना भी शेड्यूल था उससे ज्यादा बढ़ के शूटिंग वहां पर हुई। एक दिन भी कोई बम की घटना, कोई गोली क्या चलने की बात घटना है। कहीं से नहीं आई। और तो एक्चुअल में वो असलियत में एक इंडियन के द्वारा वार रुकवाई गई थी, ये बात सच है। तो वो पापा वाली वॉर नहीं थी, वो जी रियल वॉर को जो है रुकवाया था, अमिताभ बच्चन के नाम से वॉर रुकी थी। जी और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो दहशतगर्द थे वो खुद अमिताभ बच्चन के फैन थे। जब उनको मालूम चला कि अमिताभ बच्चन शूटिंग करने अफगानिस्तान आ रहे हैं तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। क्या बात है। जहाँ पीस की बात चलती है तो मेरे जहन में तो सीधे गांधी जी का ही ख्याल आता है। सो डू यू आल्सो फॉलो गांधी जी? डेफिनेटली मैं गांधी जी को फॉलो ही नहीं करता, उनको मैं सबसे अधिक मानता हूँ। और कभी भी मैं जब बहुत किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होता हूँ तो मेरे सोचने का तरीका बड़ा अजीब सा है, आपको अजीब लगेगा तो मैं सोचता हूँ चुपचाप बैठ के कि अगर गांधी जी यहाँ पर होते तो वो क्या करते। जी तो ये मेरे एक थॉट प्रोसेस का एक हिस्सा है। हाँ, उन्होंने पूरी दुनिया को एक शांति का पाठ दिया। और मैं एक सबसे बड़ी बात आपको जी बताऊंगा,
पूरी दुनिया में यदि देखें कि किसी इंसान की कितनी मूर्तियां लगी हैं, जी तो शायद हिंदुस्तान में तो गांधी जी की मूर्तियां कम है, अंबेडकर की मूर्तियां हिंदुस्तान में सबसे जी ज्यादा है, पर ऑल ओवर वर्ल्ड महात्मा गांधी की मूर्ति पूरी दुनिया में सबसे अधिक लगी है। कोई भी जी अ, किसी भी देश से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब इंडिया आता है तो वो राजघाट जरूर जाता है, वहां जरूर पे जाके अपना सर जरूर झुकाता है। जी तो वो गांधी की जीत है, जी वो अहिंसा की जीत है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कंट्री इंग्लैंड, उनकी राजधानी लंदन, वहां पे उनकी बड़ी इतनी बड़ी एक मूर्ति महात्मा गांधी की लगी है। वो उस बात का प्रमाण है और इस बात का जवाब देती है कि गांधी जी को उनके दुश्मनों ने भी कितना पूजा, कितना सराहा, और वो देश आज गांधी जी के आगे नतमस्तक है। जी गांधी जी ने अपने देश को तो आजादी दिलाई, वो तो बड़ी बात है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की पूरी आजादी वो गांधी जी को समर्पित करते हैं। जी तो एक्चुअली वार रुकवाने वाले तो गांधी जी हैं। तो ये बड़ी बात है। ये असली बात तो यही है कि जी गांधी जी की वजह से पूरी दुनिया बहुत इंस्पायर्ड है और उनकी किताबें पूरे विश्व भर में पढ़ी जाती हैं। तो ये इसका प्रमाण है कि वो आज भी उतने रिलेवेंट है। जी सो विनीत, स्टेज का बच्चन बच्चन साहब से पहली बार कैसे मिली? पहली बार तो मैं बचपन में मिला था, जी शूटिंग हो रही थी फिल्म त्रिशूल की। मेरा स्कूल में शायद एडमिशन जस्ट हुआ हुआ भी नहीं था, तो शायद गए थे एडमिशन के लिए, तो मालूम चला त्रिशूल फिल्म की शूटिंग हो रही है स्कूल के बाहर ही। अरे तो वाह वहां पर फिर बच्चन साहब को देखा था, मंडी हाउस पे वो शूट हो रहा था, और फिल्म का फिरोजशाह रोड पर फिल्म जी त्रिशूल का, और स्कूल था एबनर मेमोरियल स्कूल, उसके बाहर वो शूट चल रहा था। और वो तो एक छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन उनसे एक्चुअली मैं मिला था राष्ट्रपति भवन में पहली बार। जी जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, बच्चन साहब अपने फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए वहां पे आए थे, और मुझे भी वो मौका मिला उस महान जगह पर जाने का। तो वहां पर बच्चन साहब से पहली मुलाकात हुई थी। बहुत ही जबरदस्त वो इंसिडेंट था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो मुझे देख के कई बार स्माइल करी जी उन्होंने कि क्या मेरे कपड़े गलत हैं या ऐसी कौन सी चीज मेरे साथ हो रही है कि वो देख के क्यों स्माइल कर रहे हैं। जी और वो मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। मैंने वहां एक चीज और देखी, मैं आपको यहाँ जोड़ता हूँ कि वो कितना सिस्टम का सम्मान करते हैं। जी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब उस हॉल में एंटर करें, जो कि प्रणब मुखर्जी का सिनेमा हॉल है, वो हॉल है, तो उसमें जब उन्होंने एंटर करा तो ही वॉज सपोज टू सिट इन द फर्स्ट रो। तो पहले से बच्चन साहब को बोला गया था कि राष्ट्रपति जी यहाँ पर आएंगे, यहाँ बैठेंगे, आप यहाँ बैठिए। उनके ठीक पीछे वाले सीट पे मैं बैठा हुआ था। तो मुझे बड़ा जी अच्छा लग रहा था कि मैं आज बच्चन साहब के पीछे बैठा हूँ। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी आए तो वो राष्ट्रपति है, तो उनके लिए तो कोई प्रोटोकॉल है नहीं। जी वो क्या करेंगे, सिनेमा की बात थी, वो हॉल था, स्टेज था, अगर स्टेज कोई होता, प्रोग्राम होता, सबसे आगे बैठते। वो सिनेमा समझ के सबसे पीछे जाके बैठ गए, सबसे पीछे वाली ऐसे सीट पे। अब बच्चन साहब उस रूम में अकेले बैठे हुए थे। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी ने फिर बच्चन साहब के पास अपने एक किसी आदमी को भेजा कि बोलिए बच्चन साहब को कि वे पीछे आ जाएं। तो बच्चन साहब के जी पास जब वो व्यक्ति आए तो बोले कि जी आपको पीछे बुलाया जा रहा है। तो बच्चन साहब पूछ रहे हैं किसने बुलाया, महामहिम जी ने। तो वो बोल रहे हैं हाँ जी, अच्छा मुझे बुलाया है। अब मैं कह रहा हूँ ये दुनिया में इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन जी सम्मान देख रही है, राष्ट्रपति का सम्मान, महामहिम जी ने बुलाया मुझे। उन्होंने जी 3 बार इस बात को पूछा, और वो फिर उठ के पीछे गए। और मैं उनको जाते हुए देख रहा था, मुझे दुख इस बात का रहा था, अभी तक तो मुझे उनके ठीक पीछे बैठने का मौका मिल जी रहा था। अब वो पीछे से मतलब मेरे यहाँ से उठकर सबसे पीछे चले गए। जी लेकिन वो जिस अदब के साथ वहां गए, जिस प्रकार से उन्होंने उनको नमस्कार किया और बैठे, तो वो चीज देखने वाली थी, कितना सम्मान इनके अंदर है। और सम्मान वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास सम्मान का भंडार हो। जी तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कहा जाता है कमजोर लोग किसी की इज्जत नहीं करते, जी इज्जतदार लोग ही दूसरों की इज्जत कर सकते हैं। तो क्या ये बात चीज मैंने पहली बार वहां पे महसूस की थी। सो हमारी काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई है अभी तक, एंड अब हम रैपिड फायर राउंड शुरू करने वाले। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, और मैं दर्शकों से एक बार कहूंगा कि आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, और आप तैयार हो जाइए आपके रैपिड फायर राउंड के लिए। क्या बात है। सो इफ गिवन अ चांस, आप अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी में काम करना चाहेंगे? एक बोलूं या ज्यादा बोलूं? मैं ज्यादा बोलना चाहता हूँ। जी जरूर। दीवार, सिलसिला, अंधा कानून।
ओल्ड बॉलीवुड या न्यू बॉलीवुड? बॉलीवुड, ओल्ड बॉलीवुड। बच्चन साहब आज वाले या एंग्री यंग मैन? डेफिनेटली एंग्री यंग मैन, क्योंकि फैन तो हम उसी वजह से हैं। फेवरेट डायरेक्टर? यश चोपड़ा एंड ऋषिकेश मुखर्जी। दिलीप साहब या देवानंद? पक्का दिलीप कुमार, क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद दिलीप कुमार के फैन है। फेवरेट सॉन्ग? दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। फेवरेट फिल्म? दीवार एंड सिलसिला, डॉन। फेवरेट एक्ट्रेस? प्रवीण बॉबी। मैं कुछ इसमें बोल सकता हूँ? जी एब्सोल्युटली। बचपन में एक बार टीचर ने पूछा स्कूल में, छोटी क्लास में, कि होता है जब इंट्रोडक्शन होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके, तो मेरा जवाब था मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ और प्रवीण बॉबी से शादी करना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है। सिंगिंग या एक्टिंग? डेफिनेटली एक्टिंग। फेवरेट गेम? क्रिकेट। सो आप खेलते भी हैं क्रिकेट? हाँ, खूब खेला है Wonderful. और सचिन तेंदुलकर को खूब देखा है, खूब उनसे प्यार किया है जी, और उनके जाने के बाद क्रिकेट देखना छोड़ दिया। अरे वाह। So Vineet ji, I thoroughly enjoyed the conversation with थैंक you, यू, थैंक and यू। I'm sure हमारी पूरी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेगी हमारा कॉन्वर्सेशन। नहीं, बिल्कुल करेगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर एंजॉय करना सबके सब, और आपको मैसेज भी जरूर दें। जी, and it was a pleasure to have you over. Thank you so थैंक यू, much. थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you for watching the Michelle David Show, and keep showering your love upon us. Till then, stay tuned for the next episode. Take care and keep shining.